और नतीजों के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। करारा जवाब दिया उन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को की इज्जत को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाना अपने आप में अप्रत्याशित था। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को। भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है और यही प्राथमिकता होगी। और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। साझा कार्यक्रम, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार ये गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 ज़िलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था
पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर, और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। I will just repeat this in English very briefly. The people of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress Alliance. The priority for the alliance government will be the restoration of full statehood for. तो देखिए, जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों को लेकर वो बोल रहे थे। एक और जहां जम्मू कश्मीर को लेकर के उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए हैं उसमें जनता ने बीजेपी को जवाब दिया है, तो वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने शिकायत भी की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन से जल्द ही मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस पर जरूर आगे जांच होनी चाहिए। तो जयराम रमेश की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए कि जहां जीत पक्की थी वहां भी हम हार गए, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमें नतीजे स्वीकार नहीं है। इससे पहले पवन खेड़ा को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्थानीय अफसरों पर दबाव बनाया गया और ये शिकायत जो वहां पर कैंडिडेट रहे उनकी तरफ से भी की गई। जहां जीत हमारी पक्की थी वहां तक हम हार गए, ये तंत्र की जीत है लेकिन लोकतंत्र की हार है, ये कांग्रेस का कहना है। और ये जो नतीजे आए हरियाणा को लेकर ये स्वीकार्य नहीं है कांग्रेस को, ये कहा गया। हरियाणा की आपको बता दें कि शिकायतों को लेकर अब ईसी से मुलाकात की जाएगी, इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने कहा है कि हमें जहां जीत की उम्मीद थी हम जीत रहे थे लेकिन वहां भी हम हार गए, ये सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस की ओर से। कई ईवीएम की बैटरी में खराबी रही, ये वहां के कैंडिडेट ने बताया है, कांग्रेस के कैंडिडेट ने। हरियाणा में कई बूथों में गड़बड़ियां रही, ये भी बताया गया प्रत्याशियों की तरफ से। देखिए, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ये कहते हुए नजर आए कि जहां पर ईवीएम की बैटरी 70% के आसपास थी वहां पर नतीजे उनके फेवर में थे, लेकिन जहां पर बैटरीज कम थी मशीन्स में वहां पर उनके हक में फैसले नहीं आए, इसीलिए उन्हें संशय है कि कुछ गड़बड़ी है। लेकिन हाँ, जयराम रमेश ने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अब इस नतीजे से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हम इन तमाम मसलों को लेकर जाएंगे चुनाव आयोग के पास। पवन खेड़ा ने क्या कहा था, आइए सुनिए TV9 से बातचीत में। जयराम रमेश ने एक लाइन ली है चुनाव आयोग को लेकर, उसी लाइन को सारे प्रवक्ताओं को बता दिया गया है और उसी लाइन पर सब लोग बात कर रहे हैं। अभी हमने आलोक शर्मा से बात की जो हरियाणा के कोऑर्डिनेटर थे, और अब पवन खेड़ा जी हमारे साथ है। पवन जी, ये क्या हुआ कि जब तक जीत रहे थे तब तक ठीक था और जब हारने लगे तो चुनाव आयोग से शिकायत? नहीं, चुनाव आयोग लोकसभा में भी अगर आपने देखा हो अचानक रोक दिया गया, आंकड़े अपडेटेड नहीं है, आप चौथे पांचवें राउंड के बाद अपडेट कर ही नहीं रहे, और आप सब जो चैनल्स दिखा रहे हैं जैसे हमेशा दिखाते थे, आप खुद काउंटिंग सेंटर से अपडेट करते रहते थे, 11 राउंड हो गए, 12 राउंड हो गए, अब आप भी वो नहीं दिखा रहे, आप भी निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। तो जयराम रमेश जी ने यही सवाल पूछा कि क्या स्थानीय प्रशासन पर कोई दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? आंकड़े दिखाए ही नहीं जा रहे। जम्मू कश्मीर में आप दिखा रहे हैं, यहाँ नहीं दिखा रहे। हमारे कंट्रोल रूम में 11-12 राउंड हो चुके हैं हर सीट पर, लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वही 5वें 6ठे राउंड के चल रहे हैं। विनेश फोगाट जी का उदाहरण लीजिए, आपके सारे आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो पीछे चल रही हैं। लेकिन वो जब हमने अपडेट किया, सुप्रिया जी और सबने बोला टीवी पर जाकर कि नहीं वो आगे चल रही हैं, तब तो पवन खेड़ा की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी TV9 भारतवर्ष के साथ। इधर हरियाणा में जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी, खबर सामने आ रही है। शाम 7:30 बजे पीएम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 9 बजे देश भर में जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। सभी मंडल अध्यक्षों को
जश्न मनाने का निर्देश दिया गया है। और बीजेपी मुख्यालय से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आमोद, बीजेपी हरियाणा जीत का जश्न मनाएगी, लेकिन यह भी सच है कि जम्मू कश्मीर में वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद कर रही थी बीजेपी। बीजेपी को जो हरियाणा में जीत मिली है उससे ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से उम्मीदें थी। और जम्मू कश्मीर में हालांकि बीजेपी अभी 27 सीटों पर आगे चलती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी 28 सीटों से ज़्यादा वहाँ इच्छा रखती थी उसको मिल सकता है। 28 से लेकर 35 सीट तक बीजेपी उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसको सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ये हुई है कि वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और एनसी को ज़्यादा सीटें मिल गई हैं, पूर्ण बहुमत मिल गई है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। बीजेपी अपने परफॉर्मेंस से वहाँ दुखी नहीं है, बीजेपी के लिए वहाँ दिक्कत है एनसी का बेहतरीन परफॉर्मेंस होना और वोटों का ध्रुवीकरण होना। कांग्रेस और एनसी दोनों मिलकर सरकार बना सकती है अपने बल पर, ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी और चिंता का सबब है। लेकिन बीजेपी के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उसको लेकर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। आमोद, कुछ देर पहले कांग्रेस ने बड़े आरोप लगा दिए हैं इस जीत पर, बीजेपी की जीत पर बड़े आरोप लगाए हैं। और जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ढोल नगारों के साथ लगातार अब बीजेपी जश्न मना रही है। 7:30 बजे प्रधानमंत्री भी मुख्यालय पहुंचेंगे। इस बीच एक सवाल लगातार कांग्रेस पूछ रही है कि ये लोकतंत्र की हार है और जो प्रशासनिक तौर पर जिसे तंत्र की जीत बताया जा रहा है, हरियाणा चुनाव में वो हुआ है। हम जीत रहे थे, हमारी उम्मीदें टूटी हैं और ये सिर्फ तंत्र की जीत की वजह से हुआ है कि हम हारे हैं। आमोद, निश्चित तौर पे कांग्रेस आत्ममंथन करेगी, आत्मचिंतन करेगी कि उसकी जो हार है उसके पीछे निहितार्थ क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और प्रश्न उसने खड़े किए हैं, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल। और आमोद, मैं रोक रही हूं आपको। राहुल गांधी का काफिला, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के काफिले की तस्वीरें। एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी के काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। इस बीच कांग्रेस लगातार बड़े सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह के नतीजे रहे वो चौंकाने वाले रहे, वो सरप्राइजिंग रहे, लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं है कि वो नहीं जीती है हरियाणा चुनाव में। और इसी लाइन पर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरेगी। इधर हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद बोले हैं सीएम सैनी, जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को। सैनी ने कहा, मोदी जी की नीतियों पर लगी मोहर। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। हरियाणा जीत को लेकर बीजेपी काफी खुश है, लेकिन एक बार फिर से आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं और उसमें पहले स्थान पर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लौटाना है। इसके लिए एनसी भी वचनबद्ध है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वचनबद्ध है। इधर पवन ने जो कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आपने फैक्टर्स गिनाए वो सब सही थे, उसके बावजूद एक लग रहा था कि आपकी क्लियर रोड अहेड टू विक्ट्री है जम्मू में, जहां पर बीजेपी बहुत डाउन एंड आउट थी। क्या ये सच है कि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं कि आपका पार्टी यूनिट, आपके लीडर्स, यहाँ तक कि आपका जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ जम्मू कश्मीर
कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज थे और उन्होंने बीजेपी से सकम करके कॉम्प्रोमाइज करके ये हार आपके हाथ में दी है, क्योंकि 6 सीट में ये अभी आगे हैं और कितना गिरेगी पता नहीं या ऊपर होगी। पर ये जो सिचुएशन है, जो आपने बीजेपी को विक्ट्री दी है जम्मू में, ये आपकी पार्टी के लोगों ने दी है, क्या इसे आप एग्री करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, जीतें या हारें उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ना केवल गलत होता है, वो प्रतिक्रिया सही भी नहीं होती। बिना विश्लेषण के, बिना सबसे इनपुट लिए, बिना सब कार्यकर्ताओं से बैठक करके उनके विचार जाने, मैं नहीं मानता कि इस तरह की किसी प्रतिक्रिया पर हम कोई मोहर लगा सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर तेज हो गया है। मनोहर लाल खट्टर के घर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बम्पर जीत के बाद करीब 3 घंटे ये बैठक चली। धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देव मौजूद रहे इस बैठक में, मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। लगातार तीसरी बार सरकार गठन पर चर्चा हुई है। अब बीजेपी रणनीति बना रही है आगे की सरकार गठन को लेकर। जो हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने जीत की, ये जीत बड़ी है और इसी को लेकर जो बैठकों का दौर है, मंथन चल रहा था 3 घंटे से, ये बैठक अब खत्म हुई है। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात है पसंद नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। इधर हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले हैं अनिल विज, मनोहर लाल के कामों की ये जीत है। खट्टर ने जो किया उसकी इसे जीत अनिल विज ने बताया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल जी जिस गति से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, ये उसकी जीत है। हम जीत गए, हमें सबने समर्थन किया। मैं अगर पार्टी बनाएगी तो इनकार नहीं करूँगा, अगर हाईकमांड बनाएगी तो इनकार नहीं करूँगा। और वहीं हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में कलह। सैलजा ने पूछा, हार का जिम्मेदार कौन है? जैसा चल रहा वैसा नहीं चलेगा। सैलजा ने कहा है कि किसने तालमेल नहीं बनाया। कुमारी सैलजा का ये बयान आपको बता रहे। सब कुछ होते हुए भी साथ चुनाव लड़ा, हाईकमान को सब कुछ देखना चाहिए। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। और हरियाणा में बीजेपी की इस जीत के पीछे क्या बड़ी वजह रही, बीजेपी ने किस तरह प्लान तैयार करके बाजी अपने नाम की, देखिए इस रिपोर्ट में।
हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के नतीजे ने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि माना जा रहा था कि 10 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी सत्ता से वनवास ही झेलना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी के लिए एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति काम कर गई। एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने पंजाबी हिंदू, ओबीसी, ब्राह्मण पर दांव खेला। राज्य बीजेपी का अध्यक्ष एक ब्राह्मण को बनाया गया, सीएम एक ओबीसी को बनाया गया। वहीं बीजेपी किसानों और पहलवानों के आंदोलन को निष्प्रभावी करने में सफल रही। किसानों और महिला पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी बहुत परेशान थी, लेकिन इस आंदोलन के खिलाफ कोई कदम न उठाकर बीजेपी ने इसे बढ़ने दिया। पहलवानों किसानों का आंदोलन इतना अधिक बढ़ा कि दूसरे वर्गों को चिढ़ हो गई। अंतिम मौके पर नायब सैनिक को सीएम बनाना भी काम कर गया। एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। साथ ही बीजेपी मिर्चपुर गोहाना कांड का मुद्दा भुनाने में सफल रही। इसके अलावा कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी बेहतर नजर आया। हरियाणा में 11 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला था। बीजेपी का ये दांव जाट लैंड में गेम चेंजर साबित हुआ। हरियाणा में बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड कांग्रेस पर भारी पड़ा। बीजेपी के ज्यादातर ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस पर भारी पड़े। जाटलैंड की सबसे हॉट सीट उचाना कला में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी के पंडित देवेंद्र अत्री ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हराकर सबको चौंका दिया। गोहाना में भी बीजेपी के अरविंद शर्मा ने हुड्डा के गढ़ को भेद दिया। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के जगवीर मलिक को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जाटलैंड की सफीदो सीट पर बीजेपी के राजकुमार गौतम ने कांग्रेस के सुभाष गांगुली को मात देकर सभी समीकरणों को पलट दिया। राजकुमार गौतम ने 4,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। इधर पलवल विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण सिंह दलाल पर भारी पड़े। गौरव गौतम ने 33,605 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता। गुरुग्राम से बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय के मुकेश शर्मा पर दांव लगाया था। मुकेश शर्मा भी विरोधियों पर भारी पड़े। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 66,000 वोटों से हराया। हरियाणा चुनाव में केजरीवाल की गारंटी नहीं चल पाई। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी, मगर नतीजे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला गलत साबित हुआ। पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी को करीब 0.25% मत हासिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हुई है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि हरियाणा में हुई हार पर आम आदमी पार्टी मंथन करेगी। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार सभी सीटों का रिजल्ट आने के बाद किस सीट पर किस पार्टी को कितना वोट मिला, उसका टोटल एनालिसिस करके ही एक संपूर्ण रूप से जो है हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि किन वजहों से और जो हरियाणा का परिणाम आया है उसकी क्या क्या कारण रहे। चुनाव में हाई वोल्टेज प्रचार अभियान के साथ केजरीवाल को हरियाणा का बेटा बताया गया था, मगर नतीजों से आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बात नहीं बनने के बाद एएपी ने हरियाणा की 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। जीत के बाद एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी ना तो जम्मू में कोई नया जलवा दिखा पाई और न ही कश्मीर में जगह बना पाई। जीत की बाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारी और इस बम्पर जीत में कांग्रेस भी हिस्सेदार बनी। जम्मू कश्मीर की जनता ने एनसी और कांग्रेस को नया कश्मीर बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है, वहाँ जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। 2014 के चुनाव में महज 15 सीट लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और 12 सीट लाने वाली कांग्रेस ने इस बार मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इस प्रचंड जीत के बाद अनंतनाग से लेकर श्रीनगर तक समर्थक सड़कों पर उतरे, पार्टी कार्यालयों में जमा हुए, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी हुई और जीत का जश्न मनाया गया। इसी जश्न के बीच एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया। सीएम कैंडिडेट की सूरत में किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे।